नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी किताब के बारे में जिसको सभी ने पढ़ा होगा, नहीं तो नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, इस किताब का नाम है द लास्ट लेक्चर, जिसको रैंडी पॉश ने लिखा है। इस किताब में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सीखों को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो बताने का प्रयास किया है। मैं आपको रैंडी के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी जो उन्होंने द लास्ट लेक्चर के दौरान एक्सपीरियंस किए थे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत से प्रोफेसर द लास्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। शायद आपने भी कोई ऐसा लेक्चर अटेंड किया हो। जब तक ऑर्गेनाइजर्स मुझसे पूछने के लिए आए, उन्होंने अपनी सीरीज़ का नाम चेंज करके जर्नीज रख लिया था, जिसमें प्रोफेसर्स को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नीज का रिफ्लेक्शन ऑफर करने के लिए बोला गया। उस टाइम तक मेरा पेनक्रियाटिक कैंसर कंफर्म्ड हो चुका था और अपने ट्रीटमेंट पीरियड के दौरान मैं पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन फिर मुझे एक न्यूज़ मिली, मेरी मोस्ट रीसेंट ट्रीटमेंट फेल हो गई थी। अब मेरे पास कुछ ही मंथ्स बचे थे। मुझे लगा कि अब मुझे लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अचानक मुझे कई चीज़ें याद आ गई थी। लेकिन मैंने अपनी वाइफ जय से कहा कि मैं ये लेक्चर करना चाहता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही थी। वो चाहती थी कि मैं अपना लास्ट टाइम उसके बच्चों और उसके साथ स्पेंड करूं। एक और चीज़ जय को अपसेट कर रही थी कि ये लेक्चर उसके 46वें बर्थडे के ठीक एक दिन पहले था और मुझे जय को उसके बर्थडे वाले दिन छोड़कर जाना काफ़ी पेनफुल लग रहा था। फिर भी इस लेक्चर को अटेंड करने का ख्याल मेरे दिल से गया नहीं। फाइनली मैंने उसे कन्विंस किया कि ये लेक्चर मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं ना सिर्फ लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, बल्कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे याद कर सकेंगे। फाइनली जय ने ग्रीन लाइट दे दी और मैं आने वाले चैलेंजेस के बारे में सोचने लगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि इस लेक्चर से अपने जो कैंसर पर फोकस जो है वो नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है कि कई लोग यंग एज में मरने के बारे में जो है वो सवाल पूछे, लेकिन मैं लाइफ के बारे में बात करना चाहता था। एक सवाल मेरे मन में था, व्हाट डू आई ट्रूली हैव टू ऑफर। और जब मैं वेटिंग रूम में था तो अचानक जैसे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी यूनिकनेस मेरे ड्रीम्स में छुपी है, जो मैंने अपने 46 साल की एज तक देखी है। और मैंने अपने लेक्चर का ये टाइटल भी सोच लिया था, जिसका नाम था रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। लेक्चर वाले दिन जय मुझसे पहले ही हॉल में पहुंच चुकी थी। टॉक शुरू होने में अभी कुछ मिनट्स बाकी थे। मैं पोडियम में आराम से कुछ स्लाइड्स रीअरेंज कर रहा था, तो कुछ को डिलीट कर रहा था, और फिर मुझे सिग्नल मिला कि शो स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर के लिए मैंने अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स वाले कपड़े पहन के आया था। मेरी पोलो शर्ट के शॉर्ट स्लीव पर एक लोगो बना था, जिसे वॉल्ट डिज्नी के इमेजिनर्स ने पहना था, द आर्टिस्ट, राइटर्स एंड इंजीनियर्स जिन्होंने थीम पार्क फैंटेसीज क्रिएट की थी। मैंने खुद एज अ इमेजिनेटर 6 मंथ्स की हॉलीडे स्पेंड की थी, जो मेरी लाइफ का एक हाईलाइट था। मैं अपने उस लाइफ एक्सपीरियंस को और खुद वॉल्ट डिज्नी को एक ट्रिब्यूट पे कर रहा था। मैंने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे डैड मुझे बोलते थे कि रूम में अगर कोई एलिफेंट आ जाए तो उसे छुपाओ मत, इंट्रोड्यूस करो। अगर आप मेरे सीटी स्कैन देखोगे तो मेरे लिवर में कम से कम नहीं तो 10 ट्यूमर मिलेंगे। ये एक सच है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करें। उस टाइम में मैं हेल्दी फील कर रहा था और मुझे पता था कि मैं हेल्दी दिख भी रहा हूँ। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन शायद मैं उतना डिप्रेस्ड या टायर्ड नहीं लग रहा हूँ। मैं उन्हें यह नहीं जताना चाहता था कि मैं मरता हुआ आदमी हूँ। मैंने पेरेंट लॉटरी जीती है और मैं विनिंग टिकट के साथ बॉर्न हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स को पूरा कर पाया। मेरी माँ एक टफ ओल्ड स्कूल इंग्लिश टीचर थी। उन्हें बच्चों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी। और मेरे डैड वर्ल्ड वॉर 2 के मेडिक थे, जिन्होंने बैटल ऑफ बल्क में अपनी सर्विसेज दी थी। उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप बनाया था ताकि वो इमिग्रेंट्स किड्स को इंग्लिश सिखा सके। घर में पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे खर्चे जो थे वो लिमिटेड थे। जब मैं 2 साल का था और मेरी सिस्टर 4 साल की थी, तो एक दिन मॉम हमें सर्कस ले गई।
फिर 9 साल की एज में मैंने फिर से सर्कस जाने की जिद की, तो मॉम ने कहा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ पहले जा चुके हो। अगर आज कोई माँ ऐसे बोले तो ये बात थोड़ी ऑप्रेसिव लगेगी, लेकिन उस टाइम ये चलता था। कुछ मिलाकर मेरा चाइल्डहुड बड़ा मैजिकल था। हम ज़्यादा नहीं खरीदते थे, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ें घर पे मौजूद थी। हमारे घर पे कोई बेकार नहीं बैठता था, बल्कि हमें सिखाया गया था कि अगर खाली बैठे हो तो कुछ क्रिएटिव करो, डिक्शनरी खोलो, माइंड ओपन करो। 83 की एज में मेरे डैड को ल्यूकोमिया हो गया। उन्हें पता था कि उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी मेडिकल साइंसेस को जो है वो डोनेट कर दी थी। हालांकि मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे बच्चों के पास एक लविंग मदर होगी जो उन्हें ज़िंदगी भर गाइड करती रहेगी। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ, हालांकि ये मेरे लिए इतना ईजी नहीं है। बहुत पेन होता है ये सोचकर, और मुझे लगता है कि मेरे डैड भी खुश होते जैसे मैं अपनी लाइफ के लास्ट मंथ्स स्पेंड कर रहा हूँ। वो होते तो मुझे ये चीज़ भी रिमाइंड कराते कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को मालूम हो कि उनके पेरेंट्स उनसे कितना प्यार करते हैं, चाहे वो इस दुनिया में रहें या ना रहें। मेरी इमेजिनेशन हमेशा से ही मेरे माइंड से ओवरफ्लो करती रही है। अपने हाई स्कूल के दिनों में मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती थी कि मैं अपने थॉट्स बेडरूम की वॉल्स पर उड़ेल दूँ। मैंने अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन मांगी, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या ड्रॉ करना चाहते हो। मैंने कहा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और बस मेरे फादर समझ गए। यही तो उनकी खास बात थी, उन्हें क्रिएटिविटी अच्छी लगती थी। वैसे मेरी मॉम इन चीज़ों को लेकर उतनी एक्साइटेड नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया, और मेरे बेडरूम की वॉल्स को उन्होंने कभी भी पेंट नहीं करवाया। मेरे उस घर से चले जाने के बाद भी मेरी माँ को रियलाइज़ होने लगा था कि लोगों को ये चीज़ बड़ी कूल लगती है, और उन्हें लगेगा कि मेरी मॉम भी कितनी कूल हैं जो उन्होंने मुझे ये सब करने दिया। तो जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यह बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे आपके बेडरूम की वॉल्स पे ड्राइंग करना चाहते हैं तो करने दें, उन्हें रोके नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं कितनी बार अपने चाइल्डहुड होम जा पाऊँगा, लेकिन जितनी बार मैं उन दीवारों को देखता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता हूँ कि जिन्होंने मुझे पेंट करने की परमिशन दी, और मैं इस तरह खुद से लकी फील करते हुए और खुशी खुशी सो जाता हूँ। मैं जब 6th ग्रेड में था तो मेरे स्कूल के कई बच्चे एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते थे। मुझे छोटी एज से ही पता चल गया था कि नासा मुझे नहीं लेगा, क्योंकि मुझे ग्लासेस लगे थे। वैसे मुझे एस्ट्रोनॉट बनने का कोई खास शौक भी नहीं था, मुझे तो बस फ्लोटिंग अच्छी लगती थी। नासा के पास एक प्लान था जिसके अंदर जाकर एस्ट्रोनॉट्स को ज़ीरो ग्रेविटी की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। 2001 में कार्नेगी मेलन से हम स्टूडेंट्स कि एक टीम ने वर्चुअल रियलिटी पर अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया। पूरी टीम में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो मैं था, लेकिन प्रोसेस के लास्ट टाइम में एक बैड न्यूज़ मिली। नासा ने क्लियर कर दिया था कि किसी भी हालात में फैकल्टी एडवाइज़र स्टूडेंट्स के साथ नहीं आएंगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और इसीलिए मैंने पूरे प्रोग्राम के बारे में काफ़ी केयरफुली पढ़ा ताकि कोई लूप होल मुझे मिल जाए, और मुझे मिल गया। नासा हमेशा गुड पब्लिसिटी के चक्कर में रहता था, इसीलिए वो स्टूडेंट्स के साथ एक जर्नलिस्ट को अलाउ कर सकता है। मैंने नासा के ऑफिशियल को फ़ोन करके उनका फैक्स नंबर मांगा और उनसे बोला कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वेबसाइट पर डाल दूंगा, और वर्चुअल रियलिटी की फिल्म शूट करके बाकी जर्नलिस्ट को भी भेज दूंगा। मेरी बात सुनकर ऑफिशियल ने मुझे अपना फैक्स नंबर दे दिया। यहाँ मैंने एक लेसन सीखा, आपके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ ना होना चाहिए ताकि वो आपको ज़्यादा वेलकम करें। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि अगर इरादे स्ट्रॉन्ग हो तो रास्ता कहीं से भी निकल सकता है। इस स्टोरी को आगे ना बढ़ाते हुए मैं आपको कहना चाहूँगी कि रैंडी पॉश की ये स्टोरी किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। फ़िलहाल आपको कैसी लगी ये नॉवल, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।